हेलो दोस्तों, परीक्षा विद्यार्थी इसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है हिंदी वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम लेखपाल और यूपी टेट जैसे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ये प्रश्न जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इसका पहला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऊ, बाकी छोटी ई, बड़ी ई और री जो है यह स्त्रीलिंग वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छ का उच्चारण स्थान जो है वह तालु से होता है। का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ से होता है और ढा का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा से होता है। ठीक है। और माँ का उच्चारण स्थान जो है वह ओष्ठ से होता है, जो कि पा वर्ग के अंतर्गत आता है। और माँ को हम जो है पंचमाक्षर या नासिक वर्ण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लुंठित ध्वनि है। आपको निम्नलिखित में से बताना है कौन सा वर्ण जो है वो लुंठित ध्वनि है। डी सही हो जाएगा, रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओष्ठ स्पर्श व्यंजन और अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, पा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 25 होती है। ठीक है। और अल्प प्राण हम किसे कहते हैं? किसी भी वर्ण का जो है पहला, तीसरा और पांचवा प्लस जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। और अघोष हम कहते हैं पहला, दूसरा वर्ण और जो है तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, इन तीनों को भी हम अघोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वह क्या कहलाती है? तो वह जो है वह ध्वनि युग्मक ध्वनि कहलाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, या किस प्रकार की ध्वनि है? तो या जो है वह तालव्य ध्वनि है, जिसका उच्चारण जो है वह तालु और जीभ की सहायता से होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चारण की दृष्टि से वा क्या है? तो वा जो है वह दंत ओष्ठ ध्वनि है, जिसके उच्चारण में दांत, जीभ और ओंठ जो है वह तीनों की सहायता ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो होती है वह 11 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? तो अ के उच्चारण में जो है वह कंठ, तालु और जीभ इन तीनों की सहायता ली जाती है और इसे हम कंठ तालव्य जो है ध्वनि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चा वर्ग जो है, चा वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? तो चा वर्ग जो है वह ध्वनियाँ तालव्य ध्वनियों के वर्ग के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो वर्णमाला का जो है ऑप्शन डी, छोटी ई और बड़ी ई जो है वह पुल्लिंग नहीं है। बाकी जितने भी वर्णमाला में अक्षर होते हैं वो सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण जो है स्वतंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जो है स्वर कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्लस आ प्लस का प्लस सा और प्लस आ जो है अगर हम संधि करेंगे इन सब वर्णों को मिलाकर जो है कौन सा अक्षर बनेगा? तो इन सब वर्णों को मिलाकर जो है वह दक्ष जो है बनेगा। द में जो है द प्लस आ और छ में जो है क श प्लस आ। ठीक है। तो इन सब को अगर हम जो है कंबाइन करेंगे, जोड़ देंगे तो हमें कौन सा शब्द मिलेगा? दक्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान जो है किस वर्ग के अंतर्गत में आता है और जिस वर्ग में आता है उसमें कौन से स्थान पर आता है? ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ढ का उच्चारण जो है वह ट वर्ग के अंतर्गत आता है और यह चौथे स्थान पर होता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती हैं? तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या जो है वह 4 होती हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ और री। ठीक है। और ह्रस्व स्वरों को हम जो है और भी कुछ नाम से जानते हैं, जैसे लघु स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी हम इसे
कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। तो इसका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन सी, अंक और आहा को। ठीक है, इनको संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? इनको संयुक्त रूप से हम अयोगवाह कहते हैं। इनको संयुक्त रूप से हम अयोगवाह कहते हैं और अंक को हम अनुस्वार कहते हैं और आहा को हम विसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, और अयोगवाह हम उस जो है वर्ण को कहते हैं जिसका वाहन कोई ना करे, ना स्वर और ना ही व्यंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उच्चारण के दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? ठीक है, तो ये जो है संपिक्त ध्वनि का जो है वर्गीकरण है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो संपिक्त ध्वनि की अगर हम परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा यह होती है कि जब एक ही ध्वनि दो व्यंजन से संयुक्त हो जाए वे ध्वनियाँ संपिक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल संबल को ही लें तो संबल में जो है स अधमा है ब और ला। ठीक है, तो श और बा के मध्य में म ध्वनि जो है वह संयुक्त हुई है। ठीक है, इसलिए हम इसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो ये इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्लुप्त स्वर। ठीक है, जैसे नाटक वाटक में बुलाते हैं राम, तो राम र और माँ के बीच में जो गैप होता है वह जो है दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है वह 25 होती है। वैसे वर्णमाला में जो व्यंजनों की मूल संख्या होती है वो कितनी होती है? वर्णमाला में व्यंजनों की मूल संख्या जो 33 होती है। ठीक है, जिसमें कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है वह 4 होती है और ऊष्म व्यंजनों की संख्या जो है वह 4 होती है। ठीक है, और अगर हम देखें मूल संख्या, अगर व्यंजनों की मूल संख्या देखी जाए तो इसमें जो है 6 और व्यंजन जो है प्लस हो जाते हैं। जैसे कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ठीक है, और द्विगुण व्यंजनों की संख्या जो है 2 होती है। तो व्यंजनों की जो कुल संख्या होती है वह 39 होती है, लेकिन जो इनकी मूल संख्या है वह 33 ही होती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।